हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने हिंदी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया था, आपके लिए डाल दिया था, और साथ ही साथ हिंदी का कोर्स भी ऐप पर पूरा का पूरा डला हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैंने यूट्यूब पर आपके लिए क्रैश कोर्स 6 घंटे का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा दिया है। 6 घंटे का क्रैश कोर्स उपलब्ध है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए 70% आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DSSB के कुछ जो रिसेंटली हाल फिलहाल में अभी एग्जाम्स हुए हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। हिंदी के क्वेश्चंस जो 2 पार्ट में अलग अलग 20-20 आते हैं, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसको हम देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें सॉल्व कैसे करने चाहिए। क्योंकि हिंदी विषय जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेता है। बस आपको चीज़ें पता है ना, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं और आप उसको जल्दी से जल्दी करके निकल भी जाते हैं। आपका समय भी बच जाता है और आपके मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो हिंदी का आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए DSSB हेड क्लर्क शिफ्ट 1। कब हुआ था भाई? ये 21/2/2022। ये रिसेंटली हुए हैं एग्जाम्स, कुछ वो हैं पिछले 1-2 साल के, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अलग अलग शिफ्ट हैं। ये शिफ्ट आपकी 8:30 से 10:30 की है, ठीक है। 40 क्वेश्चन होते हैं DSSB में, आपको पता है। 20-20 क्वेश्चन 2 पार्ट में अलग अलग आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे गद्यांश से आते हैं, बाकी ग्रामर का भाग रहता है। बाकी आप लोगों का अपना चैनल है RV यूट्यूब चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी फायदा हो। देखिए, हिंदी का स्पेशल बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है, ऐप पर आपके लिए मिलेगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, क्लास की PDF भी अवेलेबल है, और साथ के साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस होते थे हर एक क्लास के बाद में, लगभग लगभग कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने हर एक अध्याय में कराए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन साथ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट ये भी आपके लिए पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप इस पे जाकर देखें। इस पे 2 क्लास मिलेंगी आपको। अगर आप संज्ञा को पूर्ण तरीके से पूरा पढ़ना चाहते हैं, उस अध्याय को कवर करना चाहते हैं, तो लगभग 2.5 घंटे की क्लास है, वो पड़ी हुई है। और साथ ही साथ मुहावरे लगभग 300 प्लस मैराथन क्लास में 300 प्लस मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो मैंने सभी के सभी इस क्लास में लिए हैं। इसके साथ ही भाई, अगर आप SSC एग्जाम से किसी भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफिसर बैच है। ऑफिसर बैच में सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, GK, GS, इंग्लिश, और साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद में बात करता हूँ, हिंदी भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स उत्तम शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। बाकी कुछ और भी प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स की हो या फिर अभी इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स आपके लिए डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं। मैथ्स, कंप्यूटर, बायो, तो ये सभी की सभी प्लेलिस्ट आपको फ्री मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? आपके अपने चैनल RVE के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, तुम घर क्यों जा रहे हो? इस वाक्य में पूर्ण विराम की जगह क्या होना चाहिए? खुद से कोशिश करो करने की क्वेश्चन को कि क्या होना चाहिए। जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि मैं आऊं और आपको आंसर बता के निकल जाऊं। आप खुद से भी कोशिश करो, मजा तभी आएगा, तभी आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तुम घर क्यों जा रहे हो, इस वाक्य में क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम। आपसे पूछ रहे हैं उसकी जगह क्या होना चाहिए, तो बताएं आप क्या होना चाहिए। देखो, इस वाक्य में पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम आप सभी जानते हो, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम अपनी बात, कोई भी बात कह चुके होते हैं, पूर्ण कर चुके होते हैं, उसे कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यानी मेरी बात अब समाप्त हो गई। जैसे आपने क्या किया, आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, आप कहते हैं राम यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। आपकी बात अगर यहाँ समाप्त हो जाती है तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है और उसके बाद में कुछ और कहना है, तो आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे कहता हूँ, राम कहाँ जा रहे हो? तो प्रश्न क्या है? तुम घर क्यों जा रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रही क्या चीजें? आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सर, इसमें पूछा जा रहा है कि तुम घर क्यों जा रहे हो। प्रश्न पूछ रहा है ना, सीधी सी बात है, प्रश्न पूछ रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल प्रश्न पूछ रहा है। अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप आंख बंद करके सीधा सीधा लगा दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आपका आंसर हो जाता है कि इसमें क्या लगेगा, ये पूर्ण विराम जो लगा हुआ है इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आपका आ जाएगा,
ठीक है, अब बात करते हैं योजक चिन्ह क्या होते हैं। जब मैं आपके लिए पढ़ा रहा था समास, उसमें द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह क्या होते हैं, ये बात भी ठीक है भाई। योजक चिन्ह, ये जो लगता है ना चिन्ह, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि द्वंद्व समास में सिर्फ योजक चिन्ह ही प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह के अलावा और, अथवा, या, जैसे माता पिता, मैंने लिखा माता पिता, देखिए मेरी बात समझिए, मैंने एक लिखा माता पिता, क्या मैं इसके लिए ये नहीं लिख सकता हूं माता और पिता? ये भी तो मैं लिख सकता हूं ना मेरे भाई, माता और पिता। तो मेरी बात को समझना कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह भी ठीक है और ये जो और लगाया है ना, ये भी ठीक है। लेकिन जहां भी आपके लिए योजक चिन्ह मिलेगा वहां द्वंद्व समास 100% होगा। अब मैं बात करता हूं योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप देखोगे जैसे माता पिता में प्रयोग किया गया, इसके साथ ही साथ विपरीत अर्थ में अर्थात विलोम में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं ऊंच नीच, अब ऊंचाई और नीचाई आप देखोगे दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। आकाश और धरती, आसमान और धरती क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है योजक चिन्ह। अल्पविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और साथ ही साथ ये देख लेना, योजक चिन्ह मैंने बता दिया। द्वंद्व समास में चिन्ह को आपको याद रखना है, चिन्ह क्या है? अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग भाई वहां किया जाता है जहां आपको थोड़ी देर के लिए बोलते बोलते विराम चाहिए। मतलब आप कोई लिख रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, आपने वाक्य लिखा लेकिन पढ़ने वाले को थोड़ी देर के लिए विश्राम की आवश्यकता जहां पड़ती है, वहां हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इतनी सी बात। इसके बाद बात करता हूं विस्मयदी बोधक चिन्ह। अब देखिए विस्मयदी बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? विस्मयदी बोधक चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाएगा अगर वाक्य में आपको देखने को मिल रहा है कि कोई भी खुशी की बात है, उल्लास की बात है, व्यंग की बात है। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो वाह वाह क्या बात में ये जो वाह वाह लिखा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम कहते हैं विस्मयदी बोधक चिन्ह। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओझा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताएं क्या होगा? कोशिश कीजिए खुद से करने की कि क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? गलत करोगे ना, तब भी चीजें सीखोगे। ओझा शब्द का स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, क्रैश कोर्स में भी हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कुछ शब्द आप ऐसे देखोगे जिनका परिवर्तन स्त्रीलिंग में नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे भी थे जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते थे, उनका पुल्लिंग नहीं होता था। लेकिन अधिकांशतः जो शब्द होते हैं ना, उनका प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में निर्माण किया जा सकता है और प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे आपका एक शब्द आता है ओझा, इसका हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। ओझा का मुझे स्त्रीलिंग बनाना है। ओझा में मैं उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बना सकता हूँ, उसका निर्माण कर सकता हूँ स्त्रीलिंग का, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कोई भी मूल रूप या मूल शब्द दिया हुआ है उसमें आप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे ओझा, ओझा का क्या होगा? ओझा में आपको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई आइन। क्या जोड़ना पड़ेगा? आइन। जिसने क्लास देखी है उसको चीजें पता होंगी ऐप पर। क्या है? ओझाइन। क्या हो जाता है? ओझाइन। ठीक है, ओझाइन। अब ओझानी मत कर देना, ये जो ओझानी है इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? मुझे पता है ये ऑप्शन नहीं है, गलत उत्तर है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ होगा तो आप सभी जानते हैं कि ओझा में आनी जोड़ा गया होगा। क्या मूल शब्द क्या है? देखो मूल शब्द ओझा है ना, क्या जोड़ा गया होगा इसमें? आनी। ओझा के साथ में आनी प्रत्यय जोड़ा गया होगा, तभी तो आएगा ओझानी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग रूप का निर्माण हम कर रहे हैं तो उसमें प्रत्यय जोड़कर किया जा सकता है और कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओझिया। ओझिया में
मैं आपको ये बता रहा हूं, उत्तर मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके साथ में बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं, बाकी का निर्माण कैसे हुआ है वो चीज भी साथ के साथ समझिए। ओझिया, ओझिया में क्या है, ओझा में इया जोड़ा गया है, प्रत्यय क्या है, इया। इसी प्रकार ओझाइनी, ओझा में आईनी, इसमें क्या जोड़ा है, प्रत्यय। देखो मूल शब्द आप सबको पता है, प्रत्यय क्या जोड़ा जाएगा, आईनी। प्रत्यय क्या जोड़ा गया मेरे भाई, आईनी, तो ये क्या हो गया, ओझाइनी। लेकिन आपका उत्तर जो सही है वो है ओझाइन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राहुल ने दुकान खरीदी, डैश रिक्त स्थान है, उसके मामा की थी। इस वाक्य में किस एक शब्द के प्रयोग से यह वाक्य मिश्र वाक्य बन जाएगा, आपको बताना है मिश्र वाक्य। बताओ आपका उत्तर क्या होगा भाई। बताएं आपका उत्तर क्या होगा। आपको बनाना है मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। देखो आपको पता होगा साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य साधारण तौर पर होते हैं। साधारण वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। साधारण में क्या होता है, एक वाक्य होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। देखो पहली बात करता हूं मैं, साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। तीसरा आपका क्या रहता है, तीसरा रहता है आपका संयुक्त। अब संयुक्त से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि सर मिश्रित में भी कुछ ना कुछ, मतलब मिश्रित दो चीजें मिली होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। संयुक्त मतलब दो चीजों से, यानी दो उपवाक्यों से या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य का निर्माण हुआ होगा। तो तीसरा भी क्या रहता है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। आपसे पूछा है मिश्र वाक्य। अब इन तीन चीजों में समझ लीजिए, साधारण वाक्य में क्या होगा, एक आपका वाक्य होगा, कोई उपवाक्य नहीं होगा, एक वाक्य होगा जो अपने आप में स्वतंत्र होगा और प्रधान होगा। इतनी सी बात क्लियर है। फिर बात करता हूं मैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या हो रहा होता है, एक या एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, एक उपवाक्य होगा प्रधान। मेरी बात फिर से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक उपवाक्य आपका रहेगा प्रधान, और दूसरा जो होगा ना, या उससे अधिक, एक से अधिक जो होंगे वो होंगे आश्रित, अर्थात उसके ऊपर निर्भर। मतलब पहले वाला प्रधान है, मुख्य है, और बाकी के जो वाक्य हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, माफ कीजिए, बाकी के जो उपवाक्य हैं उनको हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। आश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले वाले उपवाक्य के ऊपर निर्भर होते हैं। इतनी सी बात समझ रहे हो कैसे, अगर नहीं समझ रहे हो तो वो समझाते हैं अभी हम। तीसरी बात करता हूं मैं संयुक्त की, आप तीनों में अंतर याद रखें। तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो उपवाक्य होंगे और दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आगे वाला वाक्य हटा दिया तो दूसरा वाला वाक्य बेकार हो जाएगा, दूसरा वाला उपवाक्य बेकार हो जाएगा। तो दो उपवाक्य होते हैं, दोनों किसी न किसी शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम संयोजक शब्द कह सकते हैं, उसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने आप में दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। इतनी सी बात क्लियर है। अगर कम क्लियर है तो और क्लियर कर लेते हैं। इस वाक्य में पूछा है किस एक शब्द के प्रयोग से यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण। क्या बताया, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक उपवाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, मुख्य होगा, और दूसरा वाला आश्रित होगा, अर्थात उसके ऊपर निर्भर होगा। देखो समझते हैं, राहुल ने दुकान खरीदी, क्या आएगा यहाँ पे, यहां आपका उत्तर आएगा जो। राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी। राहुल ने क्या खरीदी, दुकान, ये आपका प्रधान वाक्य होगा। अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा जाता है उसके मामा की थी, क्या लिखा है, उसके मामा की थी। अगर पहले वाला प्रधान वाक्य में हटा दूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है उसके मामा की क्या थी, चाची थी, मामी थी, क्या थी भाई, मामा की क्या थी। अरे यार, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि पहले वाली बात क्या है तब तक हम नहीं क्लियर कर सकते ना। जब पहले वाला वाक्य लिखा गया है राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आश्रित वाक्य कौन सा है, उसके मामा की थी। किसके ऊपर आश्रित है,
पहले वाले उपवाक्य के ऊपर कि राहुल ने दुकान खरीदी, अर्थात बात किसके बारे में की जा रही है, दुकान के बारे में। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज समझ आ रही होगी। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब जिसने क्रिया को पढ़ा है वो जानता होगा क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। अब आप अपना उत्तर बताएं, फिर मैं इसको समझाता हूं। देखिए, क्रिया मैंने आपको बताया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है भाई, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, क्या आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कहते हैं ना सहपत्नी, तो सहपत्नी का मतलब क्या होता है, पत्नी के साथ में। सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या होगा, इसमें कर्म उपलब्ध होगा, इसमें कर्म उपलब्ध होगा मेरे भाई, और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। बस इतना सा अंतर है, अकर्मक में कर्म नहीं होगा, सकर्मक में कर्म होगा। अब सकर्मक है या नहीं है ये कैसे पहचानोगे, तो डिटेल में आप चीजें पढ़ी हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतना समझ लें कि आपको अगर उत्तर देखना है तो कौन लगाकर, कौन या क्या लगाकर आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वाक्य में कौन या क्या का अर्थ निकल के आ रहा है यानी उत्तर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, सकर्मक है, कर्म उपलब्ध है, अन्यथा अकर्मक क्रिया है। जैसे रस्सी ऐंठती है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, इसमें वह क्या खेल रहा है नहीं पता ना। अगर इसमें लिखा हुआ होता कि वह फुटबॉल खेल रहा है, आपका उत्तर हो जाता सर बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि फुटबॉल इसमें उपलब्ध है, अर्थात कर्म उपलब्ध है। वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या या कौन लगाने पर अर्थ मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। वह क्या पढ़ रहा है नहीं पता, तो मैंने फिर बात करता हूं, लड़का रस्सी को ऐंठता है, कौन ऐंठता है, तो मुझे उत्तर मिल गया लड़का। मैंने कहा लड़का रस्सी को ऐंठता है, मेरा कहना था कौन या क्या लगा कर देखो, मैंने कौन लगा कर देखा कि कौन रस्सी को ऐंठता है, मुझे उत्तर मिल रहा है लड़का रस्सी को ऐंठता है। तो आपको पता है इसमें कर्म उपलब्ध है ना, अगर कर्म उपलब्ध है तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर मैं जल्दी, तो आज सामान जरूर मिल, फिर आपका रिक्त स्थान है, किस एक शब्द के प्रयोग से ये वाक्य पूर्ण होगा और भूतकाल का वाक्य होगा। आपको बताना है भूतकाल, काल के बारे में आप सभी जानते होगे, बताओ लगाकर देखो। देखो काल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सभी जानते होगे, लिखना क्या है यार, देखो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके भी अलग अलग भेद होते हैं, वो आप काल के लिए पढ़ेंगे अच्छे से तब जानेंगे। यहाँ अपने प्रश्न पे आते हैं कि अगर मैं जल्दी, खाली स्थान, तो आज सामान जरूर, फिर खाली स्थान है आपका रिक्त स्थान है, तो क्या आएगा, मुझे देखना है भूतकाल, क्या बनाना है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ यानी जो कार्य क्या है, बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है, जो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है। अगर मैं जल्दी आता तो आज सामान जरूर मिल आता, अर्थ भी देखना है ना, सिर्फ ये नहीं देखना भूतकाल, गलत है, क्योंकि भाई आता का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है कि सामान जरूर मिल आता, कोई मतलब नहीं है। फिर बात करता हूं गया, अगर मैं जल्दी गया तो आज सामान जरूर मिल गया, अगर मैं जल्दी गया तो ये भूतकाल की बात नहीं कर रहा है। मैं बात करता हूं जाता, अगर मैं जल्दी जाता, मतलब जल्दी जाता यानी पहले काम कर चुका होता, मैं पहले जा चुका होता, काम पूरा हो चुका होता, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो आज सामान जरूर मिल जाता। सामान भी क्या होता, मिल गया होता, यानी मिल जाता, वो काम पूरा हो जाता, कब, बीते हुए समय में। क्लियर है इतनी सी बात, तो शब्द आपका क्या आएगा, जाता। अगला प्रश्न, मैं दिल्ली नहीं, इसमें आपको बताना है कि भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान पर कौन सा उचित शब्द आएगा, बताएं, भविष्य काल बताना है, लगाकर देखें, एक एक शब्द को रख के देखें। जैसे मैं दिल्ली नहीं गए, कोई मतलब नहीं है, नहीं गए क्या होता है, मैं दिल्ली नहीं गया तो समझ में आता है। दूसरी बात करता हूं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, भविष्य काल आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में जो भी कार्य किया जाता है वो भविष्य काल कहलाता है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आपको समझ में आ रही हैं चीजें, जाऊंगा मतलब आने वाले समय की बात की जा रही है, तो ये आपका क्या है, यही सही उत्तर है। जैसे इसके आगे मैं दिल्ली नहीं गया,
ये किसकी बात हो जाएगी, मैं दिल्ली नहीं गया, यानी बीते हुए समय में नहीं गया। तो मतलब क्या है, ये कार्य भूतकाल में होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो भूतकाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया मतलब भूतकाल की बात हो रही है। मैं दिल्ली नहीं जाता, इसका क्या मतलब है, मैं दिल्ली नहीं जाता मतलब मेरा मन है मैं दिल्ली जाऊं या ना जाऊं। अब ये भविष्य काल की बात नहीं कर रहा है, ये अभी की बात कर रहा है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है लड़की खेलती है, इसमें आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। बताएं भाई क्या होगा, बताएं क्या होगा। देखिए लड़की खेलती है, आपको इतना पता होना चाहिए कि लड़की का बहुवचन रूप क्या होगा, लड़कियों होगा या लड़कियां होगा। कंफ्यूजन इसी चीज का रहता है। अब ये इसने लिख के नहीं दिया है लड़कियां खेलती हैं, ये लिख के ये भी दे सकता था लड़कियों खेलती हैं। तो लड़की का बहुवचन रूप लड़कियां होता है, ना कि लड़कियों होता है। क्या होता है, लड़कियां। तो आपको याद रखना है लड़कियां खेलती हैं, इसमें कुछ और नहीं था। अगला प्रश्न है वह मनुष्य जो सबको समान भाव से देखे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के लिए उसने कुछ अलग अपना पैमाना सेट किया है देखने का और एक के लिए अलग, उस सबको क्या है एक भाव से देख रहा है। उसके अगल बगल में जो भी बैठा हुआ है वो सबको एक भाव से देख रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो समझ रहे हो तो फिर इधर आ जाओ वापस कि समान भाव से देखे। कि अब आपको क्या बताना है, एक शब्द बताना है कि क्या हो सकता है। देखो त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं त्रिकालदर्शी। तोड़ के देखो, त्रि मतलब तीन, काल मतलब समय यानी काल को जो समय को, और दर्शी मतलब देखने वाला, मतलब तीनों काल को देखने वाला। समझ रहे हो ना, वो कहलाएगा आपका त्रिकालदर्शी। कालदर्शी किसे कहते हैं, कालदर्शी अर्थात जो समय को देख सकता है वो कालदर्शी होता है। युगदर्शी, युगदर्शी एक ऐसे आ जाता है, कहते हैं ना कि राम राज्य है, राम का युग है, तो पूरा एक युग यानी पूरा का पूरा एक जो समय टाइम पीरियड है, समय काल है, वो आपका आ जाता है युग। तो युग को देखने वाला युगदर्शी। ठीक है, बात आती है समदर्शी। सम का मतलब समान, समानता, सबको एक भाव से एक नजर से देखता है, वो कहलाता है मेरे भाई समदर्शी। अगला प्रश्न, यह घर बड़ा है, इसमें आपको एक शब्द बताना है जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग की अभिव्यक्ति हुई है अर्थात पुल्लिंग है। क्या लिखा है, यह घर बड़ा है। अब एक बात बताओ, घर, घर का कभी ऐसा हो सकता है कि भाई स्त्रीलिंग बन सकता है क्या घर का, क्या लिखोगे घरी, क्या लिखोगे। घर एक ऐसा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा। किसमें प्रयोग किया जाएगा, पुल्लिंग में, इसका स्त्रीलिंग बनना संभव नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, घर। देख रहे हो कितने आसान प्रश्न आते हैं, है इनमें कुछ। युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है, बताएं भाई। सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता किसे कहेंगे, जो सृष्टि को देखता है, सृष्टि का कार्य देखरेख करने वाला सृष्टिकर्ता, सृष्टि को बनाने वाला। युग निर्माता, जो युग का निर्माण करता है, अभी मैंने आपको बताया था जो युग का निर्माण करता है वो युग निर्माता कहलाता है। युग धर्मी, अब युग धर्मी क्या है ना, प्रश्न क्या है, युग का निर्माण करने वाला, तो आपका उत्तर तो हो जाएगा युग निर्माता। युग धर्मी क्या होता है, तो देखिए युग धर्मी ऐसे समझिए किसी युग में किसी एक चीज को फॉलो करने वाले लोग, मतलब कोई एक युग है, कोई एक समय काल है, उसमें किसी एक चीज को उसके भक्त हैं, उसके अनुयायी हैं जो फॉलो करते चले जा रहे हैं, किसी धर्म को फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो वो कहलाता है युग धर्मी एक तरीके से। और निर्माण कर्मी किसे कहते हैं, जो निर्माण को कर रहा होता है अर्थात जो निर्माण में लगा हुआ होता है वो कहलाता है निर्माण कर्मी। तो युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। अगला प्रश्न है सपना एक दिन पूरा होगा। अब आपको क्या बताना है इसमें, ध्यान रखिए क्या पूछा है आपसे, अन्य पुरुष। अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं ना तो आपको पता होगा कि सर ये कितने प्रकार के रहते हैं, आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीन प्रकार होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है ना, जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, यानी वक्ता, वक्ता को हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष में आ जाता है। मैं, मेरा, मुझको, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं। उसके बाद बात होती है मध्यम पुरुष की। जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा तुम सुन रहे हो, तू पढ़ रहा है, तुमको सुनना चाहिए,
तो ये चीजें क्या है, सुनने वाला व्यक्ति, वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। तीसरी बात की जाती है कि मैं किसी की बात कर रहा हूं, जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको मैंने देखा, उसको मैंने समझाया, तो ये क्या है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, वो आ जाते हैं अन्य पुरुष में। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली हैं तो फिर समझ लीजिए अन्य पुरुष पूछा है आपसे, तो आपको क्या लगाना है, आप कहेंगे सर मुझको, मैंने और मेरा तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है, मुझसे पूछा क्या गया है, अन्य पुरुष। मैंने क्या बताया, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। नी प्रत्यय के प्रयोग से अभिमानी शब्द बनेगा, बताएं आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बताएं प्यारे भाइयों बहनों क्या होगा उत्तर, भाई थोड़ा खुद से करने की कोशिश करो। देखो अभिमानी, अभिमानी में क्या प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है नी। अब आपको नी प्रत्यय जोड़ने के बाद में अभिमान्य तो संभव ही नहीं है ना भाई, क्या बात है, इसको पानी वानी पीने को नहीं मिला, ये बनाया इसने विकल्प, देखो क्या बनाया एग्जामिनर ने, अभिमाने, नी प्रत्यय पूछ रहा है, क्या बात है, अभिमाइन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अंत में क्या आएगा, नी आएगा। आपके विकल्प दो रह जाते हैं, आप कहेंगे सर अभिमानिनी और अभिमानिनी, मेरे भाई इसको उत्तर मत लगा देना, क्योंकि आपका जो सही शब्द है वो है अभिमानिनी। क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रिक्त स्थान देखिए, ऐसी बात नहीं होगी, इसमें आपको बताना क्या है, ये जो खाली स्थान है ना, इस रिक्त स्थान को आपको भरना है किससे, अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं, बताएं पहले आपका उत्तर क्या है, फिर मैं बताता हूं। देखिए अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, अव्यय को हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहते हैं ना भाई। अभिकारी शब्द क्या होते हैं, अभिकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन काल कारक जाति के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, जो लिंग वचन काल कारक जाति के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वो अभिकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए, तो देखो आपका जो उत्तर है ना, ऐसी बात नहीं होगी, तुम क्या कहते हैं, अब से ऐसी बात नहीं होगी, अब से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अब से। अब ये अब से है ना, इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, ये अब से ही रहेगा। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता वही शब्द क्या कहलाते हैं, अभिकारी शब्द। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ता, अब इसमें क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, उसी में एक है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बन जाएगा, बताएं आप क्या होगा, एक एक करके रख के देखें। वह पुस्तक पढ़ता रहा, सामान्य वर्तमान काल की विशेषता समझें। सामान्य वर्तमान काल में ऐसा होता है जो अभी की बात है वो बात की जाती है, तो आपका उत्तर होगा कि वह पुस्तक पढ़ता है, क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, अब इसमें आपको क्या बताना है, संयुक्त वाक्य बताना है, क्या बताना है, संयुक्त वाक्य। देखो यार संयुक्त वाक्यों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, दो अलग अलग उपवाक्य होते हैं और दोनों अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य, दो अलग अलग वाक्य। अब देखो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इस बात का अपना एक अर्थ निकल रहा है ना, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इस बात का अपना एक अर्थ निकल रहा है। अगर मैं आगे की चीज नहीं पढ़ूं तब भी ये चीज अपने आप में एक अर्थपूर्ण है ना। आगे सफलता की अधिक आशा है, मैंने लिखा कि सफलता की अधिक आशा है, अब इसमें आपको जोड़ना क्या है, इसका भी अपना एक अर्थ निकल रहा है। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, दो अलग अलग उपवाक्य हैं, दोनों का अपना एक अर्थ निकल रहा है, और संयुक्त यानी जोड़ने के लिए संयोजक शब्द कौन सा है, इसलिए। अगला प्रश्न देखो, मोहन का भाई मेरी धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसमें आपको एक रखना है, एक शब्द रखना है जो उचित शब्द इस वाक्य को पूरा करेगा। मोहन का भाई मेरी अखबार, अब मेरी अखबार नहीं होता, क्या होता है, मेरा अखबार। मेरी सिनेमा, सिनेमा पढ़ने की चीज थोड़ी होती है, गाना गाने की चीज होती है, तो मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। अगला प्रश्न, सीता बाजार से आई, पूछा क्या है आपसे, सीता बाजार से आई, पूछा क्या है आपसे, संभाव्य वर्तमान काल। अभी सामान्य वर्तमान काल पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है संभाव्य वर्तमान काल।
बताएं आपका उत्तर क्या होगा। देखो, संभाव्य वर्तमान काल, समझो मेरी बात को कि पूछ क्या रहा है, आप हिंदी का अर्थ वहीं से देखा करो। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? संभाव्य का मतलब होता है जिस चीज की संभावना हो, यानी मुझे नहीं पता ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, ना तो मैं ये कह रहा हूं कि अपूर्ण है, ना मैं ये कह रहा हूं ये चीज पूर्ण है। वो चीज कैसी है? संभावना है कि वो हाँ करेगी या ना करेगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे संभावना है कि शायद हाँ कर देगी। तो संभावना के ऊपर चीजें टिकी रहती हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें टिकी होंगी। वापस प्रश्न पे आओ, देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण। संभावना है सीता बाजार से आई थी, ये काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे देखना क्या है? वर्तमान काल। ये मेरा हो नहीं सकता भाई, सीता बाजार से आई हो, संभावना है सीता बाजार से आई हो सकता है नहीं भी आई हो सकता है आ गई हो। तो आपका उत्तर क्या होगा? सीता बाजार से आई हो, ये आपका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न। छत, फिर खाली स्थान है, उतरी हुई लता, किस चिन्ह का प्रयोग होने के कारण ये क्या है? अपादान कारक। अगर आपने अपादान कारक पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर दे देंगे, बताएं क्या होगा। देखिए, अपादान कारक, अपादान कारक में अपादान का आपने क्या देखा था? आप देखोगे सर इसकी कारक विभक्ति क्या होती है? से, कारक विभक्ति से। और साथ ही साथ अपादान में आप क्या चीज देख रहे होते हैं कि सर अलगाव की स्थिति पैदा होती है। कैसी होती है? अलगाव की स्थिति। ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, अलगाव की स्थिति पैदा होगी। मतलब अलगाव कहते हैं अलग होना, जैसे तुम अलग होते हो किसी से तो वो अलगाव की स्थिति होती है, उसी की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, अलगाव की स्थिति। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपादान कारक। मैंने क्या बताया, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति से। विभक्ति क्या होगी? से। तो छत से उतरी हुई लता, अब ये कोई लता वो नहीं है, लता की बात कर रहा है। ये जैसे होता है ना कि आप छत से उतरी हुई लता, मतलब कोई बेल वगैरह जो नीचे आ जाती है, उस लता की बात की जा रही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। साधारण, इस शब्द में उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग लगाने से क्या होगा? अर्थ पलट जाएगा। अब आपको पता होगा, बताएं क्या होगा। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, आपको पता है सर उपसर्ग क्या होते हैं? शुरुआत में लगते हैं, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग लगाना है। अब उपसर्ग लगाने के बाद में अर्थ पलटना है, तो साधारण में उपसर्ग कौन सा लगेगा मेरे भाई? साधारण। साधारण में अगर मैं अ उपसर्ग जोड़ देता हूं, क्या जोड़ता हूं? ए उपसर्ग। साधारण में मैंने क्या जोड़ा? ए उपसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? असाधारण। देखो, अगर आपको चीजें कहीं समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप एक काम कीजिए, आपके लिए क्रैश कोर्स मैंने डाला हुआ है 6 घंटे का, एक बार एटलीस्ट कम से कम पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद में इन प्रश्नों को करें। ये जो मैं आपको सीरीज एक करा रहा हूँ, कुछ आए हुए DSSB के पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन हैं हिंदी के, वो करा रहा हूँ। तो इसको करने से पहले अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप एक बार जाके क्रैश कोर्स देख लें यूट्यूब पर, आपके लिए 6 घंटे का पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आपको नहीं देना है, आपको पसंद आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो उसको आप देख लें, उसके बाद आपको प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उपसर्ग क्या है? ए उपसर्ग। साधारण कहते हैं कोई चीज मतलब साधारण है, बहुत दैनिक जीवन में होती रहती है। असाधारण कहते हैं ना, उसने ये कार्य असाधारण कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बारिश में भीगना पसंद नहीं है, पूछा क्या है आपसे? इस वाक्य को उत्तम पुरुष का वाक्य बनाना है। किसका? उत्तम पुरुष का। बताएं क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 चीजें बताई थी, तीनों में अलग अलग चीजें बताई थी। तो उसको किसमें हो जाएगा? उसका, उसकी, उसको किसमें जाएगा? अन्य पुरुष में। तुमको मध्यम पुरुष में। ठीक है, इसको ये भी अन्य पुरुष में चला जाएगा। मुझको बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पसंद होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये किस में जाएगा? उत्तम पुरुष में जाएगा। अब इसका हम पार्ट सेकंड देखते हैं, तो बताएं। इसमें प्रश्न है आपका, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं, इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। आपके सामने विकल्प ही हैं, बताएं क्या होगा। देखिए, निश्चल, निश्चल में क्या होता है? ये विसर्ग संधि है। पहले तो आप ये समझ लें कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना, अगर तोड़ते हैं मेरे भाई, तोड़ने पर पता है क्या होना है इसका?
तोड़ने पर इसका जो संधि विच्छेद यानी विच्छेद निकल के आना है वो ये विच्छेद निकल के आता है। क्यों? मैंने आपको एक नियम पढ़ाया है कि विसर्ग के बाद में अगर च छ आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, विसर्ग के बाद में अगर च छ आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, उससे पहले विसर्ग के बाद फिर क्या लग जाता है, श लग जाता है। क्या लग जाता है? श। और स के नीचे हलंत लगाया है तो आप लोग शिकायत मत करना कि सर वहां आधा श है। स के नीचे हलंत लगा हुआ है और ये आधा श है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका क्या अर्थ है बताएं, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चार विकल्प आपके सामने दिए हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से प्रश्न आया हुआ है, क्या है ये? देखो, आगे नाथ ना पीछे पगहा का मतलब होता है जिस व्यक्ति के आगे पीछे एक तरीके से कोई भी ना हो, मतलब कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, तो आपका विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम्य का विलोम क्या होगा? देखो, विलोम ऐसा भी होता है कई बार कि हम उपसर्ग जोड़कर विलोम बना देते हैं, ठीक है, उपसर्ग लगाकर भी आप विलोम का निर्माण कर सकते हैं। अधिगम्य का अगर विलोम आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? अनधिगम्य। अगला प्रश्न है, पत्नी के साथ है जो, ये आपको बताना है जो पत्नी के साथ है उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे। आपके सामने विकल्प में, बताएं क्या होगा। देखिए, पत्नी के साथ है जो, अब यहां पे आइए वापस अपने विकल्प पे। परिवारहीन का मतलब क्या होता है? परिवारहीन का मतलब होता है जो परिवार से हीन है, अर्थात जो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, वो परिवारहीन कहलाता है। तो ये तो होगा नहीं। सहधर्मिणी किसे कहते हैं? तो सहधर्मिणी भी ना हम किसी मतलब अपने साथ रहने वाले या फिर जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो पत्नी के संदर्भ में किया जाता है, मतलब आपका साथी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगली बात करता हूं, विपत्नीक। विपत्नीक कहते हैं जो व्यक्ति पत्नी के साथ नहीं है वो कहलाता है विपत्नीक। डी है सपत्नीक। सपत्नीक का मतलब होता है मेरे भाई जो व्यक्ति पत्नी के साथ है वो कहलाता है सपत्नीक। अन्नाभाव का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं, आप बताएं। देखिए, अन्ना अभाव, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ना, इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? अन्न धन अभाव। क्या हो जाएगा? अन्न धन अभाव। अन्न धन अभाव से क्या बना है? अन्ना अभाव। अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है मेरे भाई। क्यों? एक ए यहां से निकलेगा और एक ए यहां से निकलेगा और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे होंगे? ये बड़े ए का निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ स्वर संधि है। अब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि बताएं स्वर संधि में कौन सी संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तपस्वी ने अब भी त्याग दिया है, बताएं इसमें समाहार द्वंद का उदाहरण बनाना है। क्या लगेगा जिससे समाहार द्वंद यानी द्वंद समास बन जाए, बताएं। देखो, तपस्वी ने अब धरती आसमान भी त्याग दिया है, नहीं। तपस्वी ने अब नींद भी त्याग दी है, नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य में फिट नहीं बैठ रहा है। ये नींद त्याग दी है, नींद में कहीं भी समाहार द्वंद, समाहार द्वंद में मैंने आपको क्या बताया था? अथवा और या फिर योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अन्न जल, तपस्वी ने अब अन्न जल भी त्याग दिया है, ये इसमें फिट बैठ रहा है। अब दोपहर और शाम तो त्यागने की चीज है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? तपस्वी ने अब अन्न जल भी त्याग दिया है। आगे बढ़ते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बड़ा ही आसान है। कहते हैं भाई इसकी तो अकल पे पत्थर पड़ गए यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मीठी है बोली जिसकी, बताओ क्या कहेंगे उसके लिए। देखो, जो व्यक्ति मीठा बोलता है ना उसे क्या कहते हैं? मिठ बोला। वक्ता कौन होता है? अगला आपका ऑप्शन है वक्ता। वक्ता कहते हैं बोलने वाले के लिए, श्रोता कहते हैं सुनने वाले के लिए, ठीक है ना। वक्ता बोलने वाला और श्रोता किसे कहते हैं? सुनने वाले के लिए। आगे बात करता हूं मैं विद्वान। विद्वान व्यक्ति आप सब भी जानते हैं। अगली बात करते हैं वाक्पटु। वाक्पटु कौन होता है? वाक्पटु उसको कहते हैं जो व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, जो व्यक्ति अच्छे से बोल पाता है वो कहलाता है वाक्पटु। अगला प्रश्न, इसमें अनेकार्थी शब्द बताना है। कूट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, कूट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखें। बताएं क्या होगा। देखिए, कूट, कूट का एक अर्थ छल भी निकल के आता है, चोटी भी निकल के आता है और ढेर भी निकल के आता है, चाहे गेहूं का ढेर हो या चावल का ढेर हो, ठीक है। लेकिन कोष्ठ नहीं होता है,
क्या होगा, कोष्ठ नहीं होता है। कूट का अर्थ कहीं भी कोष्ठ नहीं होता है। फिर कोष्ठ का अर्थ क्या होता है, कोष्ठ का अर्थ होता है भीतरी भाग। इसका अगर आप भाग लोग इसका अर्थ लोगे क्या आएगा, भीतरी भाग। जैसे गांव में कहते हैं ना कि कोई भी चीज कहाँ रखी हुई है, कोठे में रखी हुई है, तो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब कमरे का भीतरी भाग या किसी भी चीज का जो भीतरी भाग होता है वो कहलाता है कोष्ठ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा मेरे पास आने के लिए उतावला हो जाता है। यहाँ आपको बताना है उतावले का पर्यायवाची क्या हो सकता है। 4 विकल्प आपके सामने, बताएं क्या होगा। देखिए उतावला हो जाना, उतावला और रूठ का कोई मतलब नहीं है। दुलारू भी नहीं हो सकता, दुलारू मतलब कहते हैं लाड़ प्यार से इसको रखा जाता है, दुलार से, लाड़ प्यार दुलार से। गंभीर, उतावला हो रहा है तो गंभीर का क्या मतलब है, उतावला होना कहते हैं अधीर होना, मतलब किसी की तरफ खिंचा चला जा रहा है, बच्चा उसकी गोद में जाने के लिए उतावला हो रहा है, यानी अधीर हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लें अच्छे से एक बार, और उसके बाद आते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, कुटज की बात की गई है, कुटज के बारे में सारी चीजें कही गई हैं। प्रश्न है आपका, अगर आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आगे प्रश्नों पे आते हैं। भीष्म पितामह की भांति किसकी भाषा में कह रहा है, भी किसके बारे में बात की जा रही है, तो आपको देख के समझ में आएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। देखिए पढ़िए, कहीं ना कहीं लिखा होगा, दूसरों को करने के लिए खुशामद। मैं आपको बताता हूँ ये किसकी बात कर रहा है, ये अवधूत। किसकी बात कर रहा है, अवधूत की भाषा में कह रहा है, और यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये अवधूत की भाषा में कह रहा है। अगला प्रश्न के दायरे से बाहर की बात है। अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको मिलेगा, एक जगह लिखा हुआ है स्वार्थ। देखो गद्यांश में कुछ नहीं होता है अलग, गद्यांश में यही है, गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लें, गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, किस चीज के बारे में बात की गई है, बस उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये 10 नंबर तो आपके 100% पक्के होने चाहिए, कुछ भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, ये आप देखना लिखा होगा इसमें, कोई निकट आ गया, देखो स्वार्थ लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पढ़ा हुआ है ये। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात की गई है, और यही आपका प्रश्न था कि किसके दायरे से बाहर की बात है, स्वार्थ के। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, तो मैंने पूरा गद्यांश पढ़ा था, तो किसकी बात करी गई है इसमें, निर्भीकता दर्शाई गई है। क्या पता लगता है इससे, निर्भीक होने का पता लगता है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और बताएं लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो आप देखोगे लेखक किसकी बात कर रहा है, लेखक कुटज की बात कर रहा है, यानी जिस कुटज को लोग तुच्छ समझते हैं ना, वो भी वर्तमान का जो स्वार्थी मनुष्य है उससे बेहतर है। इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक आपको पता है, शीर्षक मतलब किस चीज के बारे में बात की गई है, तो आप कहोगे सर कुटज के बारे में बात की गई। ये कविता के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ है, पूरा गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। आगे पढ़ते हैं, मैंने पढ़ रखा है आपको कराने से पहले, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो केंद्रीय विषय मतलब इस पूरे गद्यांश में केंद्र में, सेंटर में किसको रख के बात की गई है, तो बात की गई है कविता, यानी कविता की महत्ता क्या है, की उपयोगिता क्या है। अगला प्रश्न है कि इसका उचित शीर्षक बताएं। मैंने कहा शीर्षक क्या है, किस चीज के बारे में बात है पूरी, तो आप कहेंगे सर पूरी की पूरी जो बात की गई है ना, वो कविता की उपादेयता के बारे में बात की गई है, कि कविता का उपयोग कैसे मनुष्य के भावों को समझने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है इस गद्यांश का असल भाव क्या है, तो ये गद्यांश क्या बोलना चाह रहा है, ये मनुष्य के भावों को बचाने में सहायक है, यानी कविता के द्वारा क्या होता है, मनुष्य अपने भावों को आपके सामने, किसी व्यक्ति के सामने रखता है। अगला प्रश्न, संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में क्या पाया जाता है, तो आप देखोगे इसमें आपको उत्तर लिखा हुआ मिलेगा कविता, गद्यांश में ही मिलेगा मेरे भाई। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, अवश्य होगी, तो किसकी बात करी गई है, तो आप कहोगे कविता की बात की गई है। तो गद्यांश को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। ये आपके 40 प्रश्न थे, 20-20 ये मैंने आपको करा दिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप कहीं भी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी अगर आप अटक रहे हैं, एक बार जाएं आप क्रैश कोर्स को देखें, और उसके बाद में वो वीडियो देखने के बाद इनको करें। ऐसा नहीं है कि ये आ गए हैं एक बार तो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, और किसी भी शिफ्ट में आने वाले समय में आ सकते हैं। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, तो आप आरबी की वेबसाइट पर जाएं, विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं आपके लिए। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दें और अपना आकलन करें, देखें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप पीछे हैं तो उसका आकलन करें, कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं,
कहाँ चीज़ें सही हैं। और साथ में मैंने आपको बताया ऑफिशियल बैच अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए फ्री पड़ी हुई हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।